नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय हिमालयी क्षेत्र यानी आईएचआर की। इसे अक्सर दक्षिण एशिया का वाटर टावर भी कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। पर कुछ हालिया रिपोर्ट्स, एक संपादकीय में जो जिक्र है वो बता रहा है कि हालात काफी बदल रहे हैं और चिंताजनक तरीके से। हाँ, ये बात सामने आ रही है। संपादकीय में एक आंकड़ा था जिसने मेरा ध्यान खींचा कि हिमालय के लगभग 50% झरने, सोचिए आधे, वो या तो सूख रहे हैं या पूरी तरह सूख चुके हैं। 50%? ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और दार्जिलिंग के गांव का उदाहरण दिया है कि वहां महिलाओं को पानी के लिए रोज सुबह 1 घंटे से ज्यादा पैदल चलना पड़ रहा है। तो ये सिर्फ पानी की कमी की कहानी नहीं है, ये असल में एक बड़ी तस्वीर दिखाती है। क्लाइमेट चेंज, अनियोजित विकास और संरक्षण की जो जरूरत है उस सबसे जुड़ी हुई। सही बात है, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे, समझेंगे कि भाई हिमालय हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है, क्या बड़ी चुनौतियां हैं जिनका वो सामना कर रहा है, और हाँ, आगे क्या किया जा सकता है, क्या रास्ते सुझाए जा रहे हैं। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हिमालय का महत्व। ये सिर्फ बर्फीले पहाड़ तो है नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो भारत के क्लाइमेट को रेगुलेट करते हैं। अब देखिए, मानसूनी हवाएं यहीं आके रुकती हैं, बारिश लाती हैं, और वो जो मध्य एशिया से ठंडी हवाएं आती हैं उनसे भी हमें बचाते हैं। हाँ, एक शील्ड की तरह। और पानी, हमारी बड़ी नदियां गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब तो वहीं से निकलती हैं। जीवन दायिनी है ये नदियां। और बिजली भी तो, भाखड़ा नांगल जैसे बांध। जी हाँ, भाखड़ा नांगल है, किश्त गंगा प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर में, इनसे काफी बिजली मिलती है और पोटेंशियल तो बहुत ज्यादा है, शायद 1 लाख मेगावाट से भी ऊपर का। और वो बायोडायवर्सिटी कमाल की है। स्नो लेपर्ड। हाँ, स्नो लेपर्ड है, हिमालयन ब्लू पॉपी जैसे अनोखे फूल हैं, और न जाने कितने जीव जंतु और पेड़ पौधे। एक पूरा खजाना है वहां। सामरिक रूप से भी तो बहुत महत्वपूर्ण है ये इलाका। चीन पाकिस्तान बॉर्डर्स। बिल्कुल, स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सरकार का जोर भी है, इसीलिए जैसे वो दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड बनी है लद्दाख में, बीआरओ ने बनाई है। हाँ, डीएसडीबीओ रोड। जी, और फिर करोड़ों लोग, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी आजीविका, खेती है, पशुपालन है, याक पालते हैं लोग, भेड़े पालते हैं, जड़ी बूटियां मिलती हैं। और टूरिज्म, अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ। हाँ, तीर्थ यात्रा तो है ही, और वैसे भी टूरिज्म बहुत बड़ा सोर्स है इनकम का कई राज्यों के लिए। नीति आयोग भी कहता है कि कुछ राज्यों की जीएसडीपी में 10% से ज्यादा हिस्सा टूरिज्म का है। लेकिन अब जो चुनौतियां हैं वो वाकई गंभीर होती जा रही हैं। सबसे पहले तो वही पानी का संकट। नीति आयोग की 2018 की रिपोर्ट, वो आधे झरने सूखने वाली बात, 20 करोड़ लोग प्रभावित हो सकते हैं, ये आंकड़ा ही चौंकाने वाला है। जी, और ये सिर्फ पीने के पानी की कमी नहीं है, ये पूरे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बिगड़ने का संकेत है। इसका असर नीचे मैदानों तक महसूस होगा। और इसके साथ जुड़ा है क्लाइमेट चेंज का मुद्दा। हिमालय वो तो ग्लोबल एवरेज से ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। हाँ, ये रिपोर्ट्स लगातार आ रही हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हर साल करीब 14-15 मीटर पीछे हट रहे हैं औसतन। और एक स्टडी कहती है कि अगर ग्लोबल तापमान 3 डिग्री बढ़ गया तो हिमालय का करीब 90% हिस्सा सूखे की चपेट में आ सकता है, साल में 1 से ज्यादा बार। सोचिए जरा, 90%, कितना विनाशकारी हो सकता है ये। फिर ये जो अनियोजित विकास की बात है, बड़ी बड़ी सड़क परियोजनाएं जैसे 4 धाम हाईवे है या टिहरी जैसे विशाल बांध, इनसे भी इकोसिस्टम पर दबाव पड़ा है। हाँ, और जंगलों की कटाई, नतीजा लैंडस्लाइड्स बढ़ रहे हैं, जमीन धंस रही है। जोशीमठ में जो हुआ 2023 में, वो एक अलार्म था, दिखाता है कि बिना सोचे समझे विकास कितना खतरनाक हो सकता है। इसीलिए वो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA इतना जरूरी है, सही तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल, और इन सब के साथ वो जियोपॉलिटिकल टेंशन वाला एंगल भी है। हाँ, वो भी एक अहम पहलू है। चीन और पाकिस्तान के साथ हमारे सीमा विवाद तो हैं ही, जैसे अक्साई चीन का मुद्दा है, जहां जॉनसन लाइन और मैकडोनल्ड लाइन का अलग अलग नजरिया है। जी, और चीन का जो प्लान है ब्रह्मपुत्र नदी पर, जिसे वो यारलुंग जाम्बो कहते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का, वो भारत के लिए पानी की सुरक्षा को लेकर एक बड़ी चिंता है। सही बात है। और फिर ये अनियंत्रित टूरिज्म, केदारनाथ जैसी जगहों पर भीड़ देखिए। मंदाकिनी नदी में प्रदूषण की खबरें आती हैं। 2023 में हिमाचल में जो बाढ़ आई थी उसमें भी अनियंत्रित कंस्ट्रक्शन और टूरिज्म का रोल बताया गया था। हाँ, ये सब मिलकर एक बहुत ही मुश्किल तस्वीर बना रहे हैं। तो सवाल उठता है कि किया जाए, क्या रास्ते हैं? स्रोत कुछ उपाय सुझाते हैं। जी, कई सुझाव हैं।
सबसे पहला तो है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, IWRM का। मतलब पानी के सारे स्रोत, नदियां, ग्लेशियर, झरने, भूजल, सबको एक साथ देखकर प्लानिंग करनी होगी। और खासकर झरनों को रिवाइव करने पर फोकस करना होगा। और शायद लोकल कम्युनिटी को साथ लेकर। बिल्कुल, समुदाय आधारित संरक्षण मॉडल बहुत जरूरी है, लोगों को भागीदार बनाना होगा। इसके अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बने वो टिकाऊ हो, आपदारोधी हो और उसका EIA ठीक से हो। हरित ऊर्जा पर भी जोर देने की बात है। हाँ, सोलर एनर्जी है, छोटे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। खेती के तरीकों को भी क्लाइमेट के हिसाब से बदलना होगा। और टूरिज्म, वो जिम्मेदार इको टूरिज्म होना चाहिए, अनियंत्रित नहीं। और शायद इन सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए कोई एक समर्पित ढांचा भी चाहिए होगा और लोगों में जागरूकता फैलाने की जरूरत। जी हाँ, एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और जागरूकता अभियान, ये दोनों भी बहुत जरूरी हैं। तो कुल मिलाकर आज की चर्चा से ये तो साफ है कि हिमालय हमारे लिए कितना अहम है। हमारी विरासत, हमारा पानी, हमारा स्वास्थ्य, सब कुछ जुड़ा है इससे। और ये खतरे भी बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, स्थायी समाधानों को, जैसा कि स्रोत कहते हैं, तुरंत लागू करने की जरूरत है। इंतजार करने का समय नहीं है। हाँ, और ये एक जटिल चुनौती है। इसके इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक सारे पहलू हैं और असर सिर्फ भारत पर नहीं, पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। सही कहा, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय मुद्दा नहीं है, इसका प्रभाव बहुत दूर तक जाएगा। तो सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ते हैं आज। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके इस अनमोल धरोहर को बचाने में अपना कुछ योगदान दे सकते हैं? शायद हाँ। जैसा कि जॉन म्यूर ने कहा था, प्रकृति के साथ हर कदम पर व्यक्ति जितना खोजता है उससे कहीं अधिक पाता है। हिमालय को बचाना शायद सिर्फ पर्यावरण को बचाना नहीं है, ये हमारे अपने भविष्य को सुरक्षित करना है। बिल्कुल सही।